हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज जेडेसिक्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तो एक बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है। सबसे पहले कर्वेचर ऑफ ए कर्व। बीएससी 1 में भी आपने पढ़ा था, बेंडिंग ऑफ कर्व इज नोन एज कर्वेचर। यहाँ पे कंसीडर करिए कर्व सी इन एन डायमेंशनल रेडियल स्पेस में, और एक्स आई कोई कोऑर्डिनेट है जो फंक्शन ऑफ एस है ऑफ ए करंट पॉइंट सी। देन dxi ओवर ds, मतलब xi का बदलना s के साथ लगातार जितना तेजी से बदलेगा, बस यही आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहलाएगा c के साथ। ये हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। खैर, लेट दिस यूनिट टेंजेंट वेक्टर बी डिनोटेड बाय t, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर को आप t से शो करिए। अगर ये बोल्ड है तो ये वेक्टर t, और ti इसका कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट हो गया, तो ti ही dxi ओवर ds। चलिए, कोई खास बात नहीं थी, खास बात अब शुरू होती है फर्स्ट कर्वेचर। इसको ध्यान से देखिए। द इंट्रिंसिक डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ टी का डेरिवेटिव, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव, ये भी अभी डिफाइन होगा। अलोंग द कर्व सी इज कॉल्ड द फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर। बस इसी यूनिट टेंजेंट, जो भी आपने टेंजेंट वेक्टर लिया है, ये कर्व के साथ साथ कैसे बदलेगा। अभी तो यहाँ पे ऐसे, थोड़ा आगे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा यहाँ जाएगा तो ऐसे हो, तो लगातार टेंजेंट की दिशा बदल रही है, तो ये बदलना ही क्या कहलाता है, फर्स्ट कर्वेचर कहलाता है। एंड कर्व सी के ऊपर जो वी एन के अंदर है, और ये पी से शो करा जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो फर्स्ट कर्वेचर इज कॉल्ड द फर्स्ट कर्वेचर, या सिंपली कर्वेचर कह देते हैं। किसका, सी का, रिलेटिव टू वी एन, एंड इज डिनोटेड बाय कैपा, और इसको हम कैपा से शो कर देते हैं। तो आपका ये कैपा स्क्वायर बराबर, ये मैग्नीट्यूड दिखाने का तरीका होता है जो आपने सेकंड चैप्टर में टेंसर के होता है, जो आपने पढ़ा ही नहीं था। फिलहाल ये अब आपके लिए अभी रिमेंबर, आपके लिए बहुत सारी चीजें रिमेंबर है, उसमें से ये भी है। अब बात आई इंट्रिंसिक डेरिवेटिव की, उसके लिए आप दूसरे पीडीएफ में आइए। कहता है लेट xi बराबर xit विद द इक्वेशन। देखिए, यही है इंट्रिंसिक डेरिवेटिव। ये किसी कर्व की अगर इक्वेशन है, सपोज करिए एक टेंसर है, आपको बहुत बड़ा टेंसर ले रखा है। आपके सवाल में तो सिर्फ a के ऊपर एक ही टर्म है, यहाँ पे a b c, इसमें कंट्रावेरिएंट बहुत सारे हैं, नीचे कोवेरिएंट है। इसका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे डिफाइन होगा। कुछ भी नहीं होता है, बस यहाँ कॉमा लगा के w के साथ कोई एक टर्म लिख देंगे, और आगे वही dxl लिख दिया, तो dxl ओवर dt। अभी यहाँ पे मान लीजिए इतना नहीं होता, b से c नहीं होते, ये भी कुछ नहीं होता, सिर्फ a होता, तो यहाँ पे भी सिर्फ a लिखा हुआ होता, ये कुछ भी नहीं होते, और यहाँ पे भी सिर्फ a l और dxl ओवर dt, बस इतना सही होता। तो यहाँ पे भी तो यही लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव p, वहां a था, यहाँ पे p है, वहां ऊपर स्मॉल a है, यहाँ पे i लगा है, तो i के नीचे कुछ भी लिख लीजिए, कहिए कॉमा a लगाया, ऊपर dx ओवर ds। वहां पे यहाँ पे क्या लिख लिया था उस जगह पे, वहां पे उन्होंने l लिख लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये डिफाइन करने का तरीका है, तो मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, जो भी है सो वही है, डिफाइन जो है। उसके बाद ये क्या आया कि ये कॉमा नोटेशन आया। अब कॉमा नोटेशन मेरे ख्याल से वो भी मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ, देखिए कोई बात नहीं, फिर से देखिए। अब ए पी क्यू कॉमा आर, ये क्या है, ये मिक्स्ड आंसर है। इसका आर के रेस्पेक्ट में क्या होगा डेरिवेटिव, कहिए पहले इसी को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखते हैं, प्लस ए पी क्यू लिखेंगे, पहले ऊपर वाले पी को किसी भी एक चीज से बदल दीजिएगा, ये जैसे यू से बदला। साथ में बनाइए सेकेंड टाइप का क्रिस्टोफर सिंबल। हमेशा थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, कहिए आर होता है, यहाँ पे आर होगा। अब इसके जो चीज आपने हटाई, आपने पी हटाया था, तो एकदम पी कूद के अंदर आ जाएगा, और जो तीसरी जगह खाली रह गई वहां पे वही चीज भरते हैं जो यहाँ पे आपने नया इंट्रोड्यूस करा है। उसके बाद आगे बढ़िए, P और Q दोनों थे, अभी P को U से बदला था, अब Q को U से बदलिए, लेकिन वो कंट्रावेरिएंट था तो प्लस में आएगा, अब ये कोवेरिएंट है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। P अपनी जगह पे रहेगा, Q की जगह पे आप U लिख दीजिए, U ना लिखे V लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड पोजीशन पे हमेशा वही जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, जिसको हटाया, आपके किसको हटाया था, Q को, तो Q नीचे से हटाया था, कूद के अंदर नीचे आ जाएगा। अभी ऊपर पिछले वाले में P को ऊपर से हटाया था, तो P अंदर आ गया था। अभी यहाँ पे Q को यहाँ पे हटाया है, इसकी जगह पे U डाल दिया है, वो एकदम नीचे आ जाएगा, जो जगह खाली रह गई वो U की। यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि P को हटाया था, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये कोवेरिएंट। अभी और देखिए कि अगर होता इस प्रकार सी आई जे दोनों नीचे होते, पहले तो सी आई जे को एल के रेस्पेक्ट में लिख लेंगे, एक बार आई को पी से हटाएंगे, एक बार जे को पी से हटाएंगे, दोनों में माइनस इसलिए लगाया क्योंकि दोनों कोवेरिएंट है। आई को हटाया पहले आपने पी से, तो सेकंड टाइप के क्रिस्टोफर सिंबल में लास्ट जगह पे तो एल रहेगा। आई को हटाया, आई कूद के एकदम अंदर आ जाएगा, और जो इसकी जगह पे नया टर्म दिया है वो ऊपर लिख जाएगा।
फिर यहाँ पे क्या करा, इस वाले में जे को हटाया था, नीचे से हटाया था, जे टूथ के अंदर आएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हमेशा वो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जो नया वैल्यू दी है वो आप यहाँ रख दीजिए। और ये इन्होंने सबसे बड़ा टर्म यहाँ पे लिख दिया है। अभी दो नीचे थे कोवेरिएंट, कभी मिक्स था ऊपर, एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट। ये बहुत बड़ा मिक्स दिया है, ए से लेकर सी तक कंट्रावेरिएंट है, यू से लेकर डब्ल्यू तक सब कोवेरिएंट है, कॉमा एल। पहले इन सब का एल के रेस्पेक्ट में होगा। पहले ए को हटाएंगे, काय से पी से हटा दिए, तो इसमें क्रिस्टोफर सिंबल में एल तो अपनी जगह पे आएगा, ऊपर से हटाया ए फौरन आ जाएगा ऊपर, पी खाली है तो जगह जो खाली है वो पी के लिए। उसके बाद बी को हटाना था, वो नहीं हटा के दिखाया, सी हटाया लास्ट में पी से, सी हटाया तो सी अंदर आ जाएगा, एल तो थर्ड पोजीशन पे आना ही है, जो खाली जगह रह गई थी। ये सारे प्लस आएंगे जो ऊपर से हटे हैं, नीचे वाले सब माइनस में आएंगे। तो पहले नीचे हटा के दिखाया, ए को हटाया, वो नीचे से यू को हटाया, तो पी लगाया उसकी जगह पे, तो एल तो अपनी जगह पे है ही, जहां से हटाया नीचे से यू तो वो रख दिया, और उसकी जगह पे पी आ जाएगा। और ऐसे लिखते चले आइए, लास्ट में डब्ल्यू को हटाया तो डब्ल्यू अंदर, पी यहाँ पे और एल यहाँ। सोचिए क्या क्या कहा गया और कैसे कैसे लिखा गया। चलिए अपने क्वेश्चन पे लौट कर आते हैं। तो इस तरीके से खैर यहाँ पे ये टी आई कॉमा ए बाई कॉमा नोटेशन लिख लिया है। अब लिखने के बाद इसमें आप इसको अंदर दोनों जगह पे भेजने के बाद यहाँ पे दो काम करेंगे। ये टी के, यहाँ टी आई है ना, तो आई को के से बदल के डी एक्स के अपॉन डी एस लिख देंगे, और इस जगह पे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से डेल एक्स डेल टी आई ओवर डेल एक्स ए डी एक्स ए ओवर डी एस, ये बन जाएगा आपका डी टी आई ओवर डी एस। यहाँ पे टी आई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ए, एक्स का तो फंक्शन है ही, क्योंकि एक्स ही है, जो भी है वो उसी से सब रिलेटेड है। तो खैर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल से ये आ गया, ये इतना ही रहेगा बस। उसके बाद कुछ खास नहीं करा है, वन का यूज करके टीके की वैल्यू रखी, बताई दी आपको। अब यहाँ पे इस ए की जगह पे यहाँ पे इन्होंने इसको जे से बदल दिया है, और इस टी आई की वैल्यू ऊपर से ये रखी है डी एक्स आई ओवर डी एस, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे। उसके बाद जे को पहले और एक्स को बाद में लिख दीजिए, यहाँ पे तो जे के है, बस सिमेट्री बना दीजिए, और के की डी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, ये पी आई की, इसका बाद में भी यूज होगा, फिलहाल इसको याद कर लें। अब आता है प्रिंसिपल नॉर्मल। क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी इज कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सी एंड डिनोटेड बाय एन। अब डायरेक्शन ऑफ पी क्या है, जिधर को प्रिंसिपल कर्वेचर, अभी अभी जो आपने पढ़ा फर्स्ट कर्वेचर की दिशा में जो यूनिट नॉर्मल होता है, बस वही आपका प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाता है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, पी की ही दिशा में एन है तो P इज प्रोपोर्शनल टू n, या दो वेक्टर अगर आपस में बराबर हैं तो आप उनको किसी एक कांस्टेंट के साथ बराबर कर देते हैं। तो आपने k के साथ बराबर कर दिया, या इनको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, pi इज इक्वल टू टेंसर फॉर्म में kn है, जहां ni इज द कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट, बस कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स में दोनों को लिख दिया। कहता है डिफाइन करिए अगर ये या यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर और इन रिलेशंस को निकालिए, तो आप देख धनाधन इसको छाप देंगे। pi की जगह पे kni यहाँ पे लिख दूं तो k नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ से यूज कर लिया गया, कभी सोचा ये कहाँ है। चलिए साहब, अब आता है जियोडेसिक। कहता है जियोडेसिक ऑन अ सरफेस इन द यूक्लिडियन 3-dimensional space may be defined as the curve along which lies the shortest distance measured along the surface between any two points in the plane। देखो जी, ये पढ़ के कुछ पता नहीं चलता, बिल्कुल आसान कहानी लिखी हुई है कि जियोडेसिक किसी भी कर्व पे क्या चीज होती है, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर। जियोडेसिक क्या है, किसी सरफेस पे, और सरफेस टाइम है यूक्लिडियन 3-dimensional स्पेस में, यही एक्स वाई जेड में। कैसे डिफाइन हो सकती है जियोडेसिक, कैसे डिफाइन होगा, ये कर्व होता है। जियोडेसिक क्या होता है, कर्व होता है, along which lies the shortest distance, जिसके उस कर्व पे क्या लाई करता है, सबसे कम दूरी, shortest distance measured along the surface between any two points in its plane। जैसे ये प्लेन है, आसान लफ्जों में कहूं, इसके दो पॉइंट के बीच में जो भी आप एक कर्व बना दीजिए, इन पॉइंट की सबसे छोटी दूरी को बताने वाला ये कर्व होगा। कहता है क्लियरली इट इज ए कर्व अलोंग व्हिच लाइज ए टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। दो पॉइंटों के बीच में टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कर दीजिए ऑन ए स्मूथ कॉन्वेक्स साइड ऑफ द सरफेस। देखो साहब, प्लेन को छोड़िए, बेडशीट होती है, जब आप उसको झाड़ते हैं तो वो ऐसे कुछ घूमेगी, ऐसे करके न्यू कर्व हो जाएगा। सोचिए आपने बड़ी सी बेडशीट या चादर या दुपट्टा, उसको लेके ऐसे करके हिलाएंगे तो ऐसे हवा में उड़ने वाला है वो। अब इसके दो कर्व, एक इधर, वो दो पॉइंट ले लीजिए, एक इधर और एक इधर पॉइंट ले लें। अब बीच में तो ये कर्व्ड है,
अब आप इनको मिलाइए तो ये स्ट्रेट नहीं मिल सकते, यहाँ से क्या है तो कर्व के साथ साथ धीरे धीरे ऐसे मुड़ेंगे। तो देखिए क्या कहता है, क्लियरली इट इज अ कर्व अलोंग विच लाई टाइटली स्ट्रेच स्प्रिंग ऑन ए स्मूथ कॉन्वेक्स साइड ऑफ द सरफेस। ये जो कॉन्वेक्स साइड है ऊपर की मुड़ी पॉइंटों को नीचे से भी तो जोड़ा जा सकता था स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट नहीं, इस कर्व के साथ साथ मुड़ते हुए बिटवीन एनी टू पॉइंट। इफ वन पॉइंट इज केप्ट फिक्स्ड एंड द अदर मूव अबाउट इन द सरफेस एंड इन्यूमरेबल मतलब असंख्य नंबर के जियोडेसिक्स जो है ऐसे कर्व जो है ये पॉइंट फिक्स कर दी गई। हाँ 10,000 पॉइंट लगाइए इधर 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 और आप सैकड़ों ऐसे बना सकते हैं। Innumerable number of geodesic can be found passing through this point. Hence, although geodesic are a system of lines associated with the surface, like so many other systems, they are unlike them that though any point an infinite number of them passes through. किसी भी एक point से infinite geodesic जो है वो pass हो सकते हैं. Moreover, when the problem of finding the shortest distance between any two points on the surface is treated properly, it becomes very complicated. अब दो पॉइंट के बीच की इसमें कर्व के ऊपर एक छोटी सी दूरी निकालने के लिए मतलब शॉर्ट डिस्टेंस निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। देयरफॉर डेफिनेशन को हमने इसको और थोड़ा सा आसान लफ्जों में ऐसे लिखेंगे। अब आसान हो या मुश्किल हो ऐसे डिफाइन करेंगे। जियोडेसिक इज अ सरफेस, जियोडेसिक इन अ सरफेस डिफाइंड एज ए कर्व। अभी तक स्ट्रेट लाइन बोले थे, स्ट्रेट लाइन क्या है, प्लेन के ऊपर ही तो होगी, नहीं तो कर्व है हमेशा। कर्व ऑफ ए स्टेशनरी लेंथ, उनके का स्थिर लेंथ होंगे रादर देन स्ट्रिक्टली shorter distance on a surface between any two point। बहुत कंट्राडिक्शन है डेफिनेशंस में। पहली डेफिनेशन क्या कहता है, शॉर्ट डिस्टेंस मत बोलिए, बस दो पॉइंटों के बीच में जो भी कर्व बनाएंगे उनके बीच की दूरी जो है वो स्टेशनरी स्थिर रहेगी। इन E3 यूक्लिडियन स्पेस से मतलब है 3 डायमेंशन। जियोडेसिक इज आल्सो डिफाइंड एज द कर्व whose curvature relative to surface is everywhere zero। बड़ी खास बात है, कर्वेचर क्या होता है, बेंडिंग ऑफ द कर्व। कर्व मुड़ रहा है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, सरफेस के। जैसे कर्व मुड़ेगा वैसे सरफेस मुड़ेगी। तो जब दोनों चीजें एक साथ मुड़ेंगी तो उनके बीच में बेंडिंग कितनी कहलाएगी, अकल लगाइए, कहेंगे 0 कहलाएगी। तो इसलिए ये ऐसा इन E3 जियोडेसिक इज आल्सो डिफाइंस द कर्व जिसका कर्वेचर रिलेटिव टू द सरफेस हमेशा 0 होता है। नाउ वी वांट टू जनरलाइज द अबव आइडिया इन रिमेनियन स्पेस Vn के अंदर, वो ऐसे डिफाइन होता है। जियोडेसिक इन द रिमेनियन Vn इज डिफाइंड एज द कर्व ऑफ मिनिमम या मैक्सिमम लेंथ होगी जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करेगी। Definition 2, geodesic is the curve whose first curvature relative to Vn is 0 at all point। Geodesic वो कर्व है जिसका पहला कर्वेचर relative to Vn is 0 at all points। तो होना ही है, जब आप कर्व के रेस्पेक्ट में उसकी बेंडिंग को 0 मानना है तो भैया कर्वेचर का फर्स्ट कर्व का फर्स्ट कर्वेचर तो 0 ही होगा, फर्स्ट कर्वेचर बेंडिंग तो होती है, तो बस वो 0 हो। तो ये भी याद रखिए, जियोडेसिक तो कर्व के साथ चिपकता वही कर्व चलेगा, उसकी बेंडिंग 0 विद रिस्पेक्ट टू कर्व, पता ही नहीं चलेगा कि ये मुड़ रहा है क्योंकि कर्व भी वहां पे वैसे ही मुड़ रहा होगा। और दो पॉइंटों के बीच की दूरी मैक्सिमम या मिनिमम दोनों हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वी शैल शो द इक्विवेलेंस ऑफ टू डेफिनेशन इन द फॉलोइंग पेजेस। देखिए वो तो बाद में आएगा, पहले हम एक ईलर्स की कंडीशन को ड्राइव करेंगे। To find the Euler condition for the following integer to be stationary। मान लीजिए एक फंक्शन है xi, x डॉट i, t0 से ti तक इंटीग्रेशन होता है, जहां पे डॉट का मतलब डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू t, और वो ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो होता है ये स्टेशनरी होता है, दो पॉइंटों के बीच में इसका इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। कहता है लेट अस कंसीडर अ कर्व c इन Vn, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस में कर्व c मान लीजिए जो दो पॉइंटों को a और b को ज्वाइन करता है। लेट xi t विद द कोऑर्डिनेट ऑफ ए जर्नल पॉइंट p ऑन इट। a और b के बीच में कोई एक पॉइंट माना, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, xi t, जहां पे t पैरामीटर है। वी अज्यूम फॉर एवरी कर्व c t बराबर t0 एट a एंड t बराबर t1 एट b, सो दैट c इज गिवन बाय, देखो साहब ऐसा है a और b, ये है, ये a ये b, c बीच का कोई एक पॉइंट है। ए पे हमेशा यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो t0 है, और यहाँ पे b पे t की वैल्यू जो है वो हमेशा t1 है। तो c जो t है, कोई भी एक पॉइंट वो t0 से t1 के बीच में वेरी कर सकता है। c अगर a पे होगा तो t बराबर t0 होगा, c अगर b पे होगा तो t बराबर t1 होगा, वरना इसके बीच में चलेगा ये पैरामीटर की वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड द कंडीशन दैट ये इंटीग्रल जो है ये आपका स्टेशनरी है। अब ये xi और x डॉट i, i बराबर 1 से n तक वो तो होता ही है।
आंसर में। अब आगे बढ़िए, लेट्स सी बी स्लाइटली डिफॉर्म टू ऑब्टेन ए कर्व सी डैश। और यहाँ पे पी पॉइंट था, वो मैं सी बोलिए, ये पी पॉइंट है बीच में, वो मूव कर रहा है। कर्व का नाम जो है वो सी। अब सी को आपने थोड़ा सा, कर्व सी को थोड़ा सा हिला ली। यहाँ सब चीजें जो बोली थी वो सी के लिए नहीं थी, आपके पी के लिए थी। जो पॉइंट पी है उसका टी पैरामीटर, पी पॉइंट अगर होगा ए पे तो टी बराबर टी जीरो, और पी पॉइंट होगा बी पे तो टी बराबर टी। चलिए अब सी को जरा सा आप डिस्प्लेस कर दें, लेकिन ए और बी तो फिक्स्ड है, ये तो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। कीपिंग दैट ए एंड बी फिक्स्ड व्हाइल द जनरल पॉइंट पी जो आपने लिया था, जो एक्सआईटी था, वो नई जगह पे चला गया। एक्सआईटी तो है, जरा सा उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, कहिए ईटा आई इसमें डिस्प्लेसमेंट है। ईटा आई की वैल्यू कहिए जीरो होगी जब एट ए पे और बी पे दोनों पे, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ए और बी पे, तो ये तब जीरो होगा जब हम पी पॉइंट ए और बी पे होगा, वहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो इसकी वैल्यू जीरो। लेट आई डैश, अब पहले तो इंटीग्रल की वैल्यू आई थी जब कर्व सी था, जब कर्व सी हिल गया अपनी जगह से थोड़ा सा तो सी डैश हो गया, तो कर्व इंटीग्रल की वैल्यू भी नई हो गई, और वो नई वैल्यू जो है अब क्या कहलाएगी, ये नई वैल्यू जो है वो आई डैश कहलाएगी। और इसमें क्या होगा, एक्स आई जो है एक्स आई प्लस ईटा डैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी वैल्यू में एक्स आई प्लस ईटा आई, तो ये प्लस नहीं है कॉमा है। अब आपने टेलर्स थ्योरम लगा दी, पहले दोनों ईटा आई और ईटा डैश, ईटा आई दोनों हटा दिए, दोनों ईटा आई, तो क्या रहेगा फंक्शन एक्स आई कॉमा एक्स आई डॉट। फिर आपने इसमें से ईटा आई तो डेल एफ ओवर डेल एक्स आई, अरे जो हटाते हैं यार उसी वाले के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता है, प्लस दूसरे वाले में भी करिए, उसमें आपने ईटा आई तो डेल एफ ओवर डेल एक्स आई डॉट वाला हटाया, तो इसके रेस्पेक्ट में होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और आगे लेकिन जाएंगे नहीं, फिर बस दो तक ही जाएंगे, बाकी को नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। उसके बाद इंटीग्रल को दो हिस्से कर दिए, करते ही ये जो फर्स्ट टर्म आया ये क्या बन गया, कहना यार ये तो आई बन गया, तो आई डैश माइनस आई बराबर इतना आ गया। हमारा सारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें स्टेशनरी दिखाना था आई, अगर आई स्टेशनरी होगा तो आई डैश माइनस आई की वैल्यू जो है वो जीरो आनी, तो इसको जीरो दिखाना है, लेकिन ये इतने आसानी से होने वाला नहीं है। इक्वेशन 2 डाल के छोड़ दीजिए, करिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यील्ड्स क्या देगा, अब इस टर्म को कंसीडर करिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स डॉट आई और डेल आई डेल ईटा आई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन ईटा आई डॉट वाज ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड, तो बाय इंटीग्रेटिंग ये क्या बन जाएगा, ये ईटा आई बन जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे को फिर से इंटीग्रेट करना। ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे फिनिश हो गया, क्योंकि टी आई जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ईटा की वैल्यू वहां पे जीरो होती है, टी बराबर टी आई पे भी, और जब आप टी बराबर टी जीरो रखेंगे तब भी, क्योंकि आपने मान लिया है, क्योंकि टी आई और टी जीरो क्या आपको डिनोट करते हैं, ए और बी, तो ए और बी के ऊपर ईटा की वैल्यू जीरो, क्योंकि आपको बताया गया था ए पे टी जीरो है और बी पे टी आई, तो ए और बी पे ईटा की वैल्यू, ईटा आई की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। बस आपको इतना टर्म रह गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ये जो 3 आया है ये इसकी वैल्यू है, आप इस टर्म की जो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, अब यहाँ पे इसको आप सब्स्टिट्यूट करिए। सोचिए आपने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो डी टी हम कॉमन ले लेंगे, और डेल एफ ओवर डेल एक्स एल तो ऐसे ही रहेगा, और ईटा आई भी हम कॉमन ले लेंगे, तो देखिए ईटा आई और डी टी कॉमन ले लिया, ये पहला वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, ईटा आई उसमें कॉमन आ चुका है, इसकी जगह पे ये डालेंगे तो डी अपॉन डी टी डेल एफ ओवर डेल टी आ जाए। थोड़ा सोचिए कि कैसा हो रहा है, सोचा आपने, और सोचिए क्या ये सेकंड टर्म की अगर वैल्यू डालेगी, ईटा आई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन तो सेम ही है, लिमिट भी सेम है, वो सब बाहर है, बस यहाँ डेल एफ ओवर डेल एक्स आई और इस जगह पे ये टर्म रह जाएगा, ये आ गया। लेकिन आपको तो इसको जीरो करना था, अब ये जीरो तो ऐसे होगा नहीं, मैंने कहा ना कि इसको जीरो बड़ा मुसीबत से होगा, तो इसको जीरो करने के लिए जरूरी है कि जो इंटीग्रेटेड टर्म है ये कैसा होना चाहिए, जो बीच का ये जो हिस्सा है ये जीरो होना चाहिए। तो यही कहता नहीं था इंटीग्रलाइज स्टेशनरी इफ I dash minus I vanish, that is if integral on the right hand side is zero, since eta I is arbitrary and therefore integral 4 will vanish, ये तभी vanish होगा जब bracketed term must be equal to 0. Hence 5 is the necessary condition
for the integral 1 to be stationary. This is called Euler's condition for the integral I to be stationary. सुनिए भाई, इसको आप सही से तैयार करिए आज। अब मैं कल आपको जोडेसिक की इक्वेशन ड्राइव कराता हूँ। ओके, बस इस इंटीग्रल के स्टेशनरी होने की कहानी एकदम आप रट मारिए कि कितनी